परसों फोन आया, यूँ लग रहा है 2-1 महीने में ये 15 स्टेशन मार्च को पीछे रह चंडीगढ़ जाएगा। है, 15 तारीख को चंडीगढ़। परसों फोन आया विश्वविद्यालय ऑफिस बोला जी आप कल उभरती उमंगे उभरती अदाएं, इस मोहब्बत भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। I Upasna welcomes you all on behalf of Kurukshetra University. Before starting this program, I would like to acknowledge the presence of our eminent guests of today. Vishishta Seva Medal, Ati Vishishta Seva Medal and Vishishta Seva Medal and Vishishta Seva Medal and Senior Medal. Sir, we are launch of this program acknowledging the presence of our Honorable Vice Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra, respected Professor Dr. Somnath Sachdeva ji, our Dean of Students Welfare, respected Professor Shuchi Smita Sharma ji, Director Department of Dr. Gurcharan Singh ji, and Shri Arvind Tripathi, Haryana Coordinator for Youth for Nation. Now, I would request our Honorable Vice Chancellor. Now, I would request our Vice General, V.K. Chaturvedi ji. Now, I would request our Directorial Affairs, Dr. Mahasingh Punia ji, to present bouquet to Shri Arvind Tripathi ji, Haryana Coordinator, Youth for Nation. Memento, as token of respect and appreciation, as well as love, to Honorable Vice Admiral Raman Puri ji. A lot to us. Now, I would
would request our Honorable of token of appreciation and love to respected Lieutenant General V.K. Chaturvedi ji. Now I would request our Honorable Vice Chancellor इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। यूथ फॉर नेशन कार्यक्रम की लेक्चर सीरीज में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, ऑनरेबल वाइस एडमिरल रमनपुरी TVSM, AVSA, VSM तथा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल V.K. चतुर्वेदी TVSM, AVSM, SM। इस कार्यक्रम के संयोजक युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया, डेप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गुरचरण, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद, NCC के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र और यहाँ विराजमान प्यारे छात्रों, आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। हमारे बीच ऐसी हस्तियां विद्यमान हैं जिन्होंने न केवल लाखों सैनिकों को बल्कि हजारों युवकों को प्रेरणा दी है, एक मार्ग दिखाया है। हम गौरव का अनुभव करते हैं ऐसे वक्ताओं को अपने बीच पाकर। यूथ फॉर नेशन फाउंडेशन तथा हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के हम हृदय से आभारी हैं। उन्होंने युवाओं से रूबरू होने के लिए हमारे विश्वविद्यालय को चुना, हम कृतज्ञ हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निरंतर माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक जगह बना ली है, जिसका पूरे हरियाणा में आज नाम है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसी तरह सर आपके नेतृत्व में हम नए आयाम स्थापित करेंगे और पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। एक बार फिर मैं विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना और NCC के तमाम छात्र और प्रभारी जो आज इस कार्यक्रम पर पहुँचे हैं और कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स काउंसिल के सदस्य, जेंडर चैंपियंस जो सब हमारी कॉल पर यहाँ हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। कहते हैं कि कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। With this, I would like to acknowledge and welcome our respected Arvind Tripathi ji to please come on the dais and share his words with all of us, with this beautiful audience. Respected Admiral Puri ji, respected General Chaturvedi ji, respected Vice Chancellor and सभी आदरणीय फैकल्टी, सभी जो यहाँ पे मौजूद हैं और सभी छात्रों को बहुत ही यूथ फॉर नेशन की तरफ से बहुत ही अभिनंदन। यूथ फॉर नेशन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें बहुत से ऐसे वेटरन्स जैसे जनरल साहब, एडमिरल साहब हैं, ऐसे ही बहुत से कुलपति, वाइस चांसलर्स, एम्बेसडर्स, जिन्होंने भी राष्ट्र निर्माण में बहुत सेवा अपना एक पूरा कैरियर किया है। उन्हीं 200 से ज़्यादा लोग जो उनका एक प्रयास है जिसमें वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं आप जैसे युवाओं के बीच में कि कैसे राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग में आप लोग क्या आपकी सोच होनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। और
उसी विषय के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी हैं और शीघ्र ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट चैप्टर भी शुरू होगा, तो आप सब भी उसमें जुड़िएगा। मैं सर का जरा थोड़ा सा आप लोगों को परिचय देना चाहूँगा, जो आप लोगों के बीच आज वक्ता है। पहले हमारे वाइस एडमिरल रमनपुरी जी, PVSM, AVSM, VSM, PVSM मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM, VSM. He joined Indian Navy in 1966, gunnery and missile specialist, Admiral Ramanpuri. He commanded 5 frontline warships, including INS Vikrant. He was the founding director of College of Naval Warfare. He commanded Eastern Naval Command, and he was also chairman of Integrated Staff to Chairman Chief Staff Committee. He is member of National Security Advisory Board. He was awarded PVSM, AVSM, VSM, and currently he is distinguished fellow with Vivekananda International Foundation. So, Admiral Ramanpuri साहब का परिचय। हमारे साथ में हैं हमारे जनरल चतुर्वेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी जी। He is PVSM, AVSM, SM, and also he got the Gallantry Award for the 1971 war. He joined Army in Regiment of Artillery during 1971 war, for which he got the Sena Medal for Gallantry. He participated in many operations since 1971, awarded PVSM, AVSM for his services, and now he is president of Akhil Bharatiya Purv Sainik Seva Parishad. So I welcome both of you, sir, for thank you. And I am looking forward to जब Youth for Nation का स्टूडेंट चैप्टर खोले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। The man of virtues, hard-working, none other than our respected Vice Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra, Professor Dr. Somnath Sachdeva ji. Under his aegis, we are here for this lecture series in Mera Bharat Mahan Youth for Nation mission. Sir, now I would request you to please come here and address this audience and all the dignitaries who are here. Thank you. Dignitaries on the dais, Vice Admiral Ramanpuri ji, Lieutenant General VK Chaturvedi ji, our Dean Student Welfare, Professor Suchi Smitha, Director Youth and Cultural Affairs, Dr. Masih Punia, Dr. Gurcharan Singh, Shri Arvind Tripathi ji, distinguished faculty members present in the house, and my dear students. First of all, I extend all of you very warm greetings on this occasion when we are holding this lecture series of Youth for Nation in our university. I especially welcome the 2 highly decorated defense officers who are present amongst us on the dais and who would be talking to you on some very relevant topics related to national security, related to how we can offer our services, how we can be useful to the nation with the feeling of nation first. Vice Admiral Ramanpuri ji and Lieutenant General VK Chaturvedi ji, we welcome you on behalf of the university. We know that we are at the moment youngest nation in the whole of the world. When I say youngest nation, I would like to inform you that between the age group of 15 to 29 years, we have 37 crore youth
in the country which is highest in the world. This we also call as our demographic dividend. ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ताकत है, हमारे युवा साथी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत देश के लिए यूजफुल कैसे हो, उसके लिए हमारे युवाओं को सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। I can do it. That kind of feeling should be there in our youth. आत्मविश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मविश्वास कहां से आएगा कि जो हमारी बहुत ही उच्च विरासत है, एक ऐसी विरासत जो पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती, उस विरासत के बारे में हमारे को ज्ञान होना चाहिए। आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो यूनिवर्सिटी की जितने भी अच्छी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग बहुत गर्व कर सकते हैं, उन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर हमारी कोई चीज पता नहीं है तो हम छोटी छोटी बातों में कोई नेगेटिव पॉइंट पकड़ के अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे को ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन थे और हमारी स्थिति कैसे थी और आज कैसे है। इस विषय में डिटेल में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो आपसे बातचीत करेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जब पहली शताब्दी की शुरुआत हुई, यानी कि फर्स्ट एडी ऑनवर्ड्स, पूरे विश्व के अंदर जो पूरे विश्व की जीडीपी थी, उसके अंदर लगभग 33% कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हमारा था। यानी कि आर्थिक तौर पर हम शिखर पर थे। आध्यात्मिक तौर पर तो आप सब जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा आध्यात्मिक तौर पर, न केवल आध्यात्मिक तौर पर परंतु आर्थिक तौर पर भी हम विश्व में सबसे ऊपर थे। 33% कंट्रीब्यूशन पूरी जीडीपी में भारत का था। उस समय यूएस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, 1% 2% के आसपास। इसे ऐसा नहीं कि हमारे को सोने की चिड़िया बोलते थे, वाकई में हम धन धान्य से परिपूर्ण थे, बहुत समृद्ध देश था। और ये समृद्धि हमारी 1200 ईस्वी 1300 ईस्वी बहुत सारे जब हमारे पास विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए तो इसमें धीरे धीरे से कमी आती गई। जब ब्रिटिशर्स आए, जब भी लगभग 22-23% कंट्रीब्यूशन हमारा था, और जब ब्रिटिशर्स छोड़कर गए तो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो चुका था, और आज के समय हमारा कंट्रीब्यूशन 5% से भी कम पर है। और पूरे विश्व में आज अगर हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो लगभग $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूएस की है, $15 ट्रिलियन की चाइना की है। सो दिस इज हाउ वी हैव स्लिप्ड फ्रॉम आवर टॉप पोजीशन। कभी तक्षशिला और नालंदा ये हमारे इस तरह के विश्वविद्यालय थे कि पूरे विश्व से लोग बाग स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। यानी कि एकेडमिक तौर पर भी हम बहुत उच्च स्थान रखते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान, जो शास्त्रों के रूप में हमें दिया, आज भी पूरे विश्व में उसका बहुत सम्मानजनक स्थान है, और ये माना जाता है कि इसका कोई दूसरा स्थान ही नहीं। एक ऐसी स्थिति हमारी रही। अब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करूं, अपने डिग्निटरीज को भी बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। हमारा विश्वविद्यालय जो एक एजेंसी है, नेट के नाम से जानते हैं उसको, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनमस बॉडी है, यूजीसी के तहत काम करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सभी यूनिवर्सिटीज को ग्रेड देती है। तो हमारा विश्वविद्यालय A+ ग्रेड हमारे विश्वविद्यालय को मिला हुआ है पिछले 5 साल से, और अभी हम 4th साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन के लिए तैयार हैं, बहुत शीघ्र जा रहे हैं इसमें, और हमारे को उम्मीद है कि हम जो हाईएस्ट ग्रेड A++ है उसको भी लेने के लिए हम तैयार हैं। और A+ ग्रेड प्राप्त करने वाली हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। पूरे देश के अंदर 25 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको कैटेगरी 1 स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज का एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस तरह का ओहदा दिया हुआ है। इस लिस्ट के अंदर पूरे देश के अंदर ऐसी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 8वें स्थान पर आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। स्पोर्ट्स के अंदर एक ट्रॉफी होती है जिसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। बहुत पुरानी ट्रॉफी है, 65 ऑनवर्ड्स। अभी हाल ही के अंदर जो माका ट्रॉफी है, जो लास्ट ईयर जो इसके जो विजेता हैं उनके नाम घोषित हुए हैं, पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो ना केवल स्पोर्ट्स के फील्ड में, कल्चरल फील्ड के अंदर अभी जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ जहां पर पूरी की पूरी सभी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये मैंने स्पोर्ट्स की बात करी, उसके अंदर भी लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, पूरी 1000 यूनिवर्सिटीज के अंदर तीसरा स्थान था। इसी तरह कल्चरल फील्ड के अंदर भी जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था उसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और पुट टुगेदर ऑल द यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारी 4th पोजीशन थी, यानी ऊपर की 3 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, 4th नंबर पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो आप सब लोगों को अपने विश्वविद्यालय पर गर्व होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी अच्छा काम करने को तैयार रहेंगे। कभी मजाक में भी हम कोई बात बोल देते हैं तो ध्यान रहे, मैं बोल तो रहा हूं परंतु एक्चुअल स्थिति ये है। तो आप सब लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं जो कि ना केवल एकेडमिक तौर पर परंतु वो स्पोर्ट्स और कल्चरल फील्ड के अंदर भी। अगर मैं आपसे पूरे देश के 3 बेस्ट विश्वविद्यालयों के नाम पूछूं तो शायद आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम नहीं लोगे, और जिन विश्वविद्यालयों के नाम आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, दिल्ली के कुछ विश्वविद्यालय, ठीक है, इन अचीवमेंट्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, और इवन ये जो रैंक मैंने आपको बताया कि A+ ग्रेड, वो विश्वविद्यालय कहीं नजदीक भी नहीं है आपके विश्वविद्यालय के। तो कभी भी किसी विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो ध्यान रखें कि you are also studying in a very good university. Okay, just feel confident of that. आज जब हम युवाओं की बात करते हैं कि हमारे युवा स्वाभिमानी हो, स्वाभिमान से भरपूर हो, ताकि वो देश के लिए इस तरह का जज्बा रखें, कुछ भी करने को तैयार रहे, तो हमारे युवा यूजुअली ये बात पूछते हैं कि सर वो सारी बात तो ठीक है परंतु मेरा एक लक्ष्य एक अच्छा रोजगार पाना भी है, इसीलिए तो हम विश्वविद्यालय में आए हैं ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो हमें अपने पैरों पर खड़े कैसे होना है इसके बारे में भी हमें चिंतन मनन जिस समय हम विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं उसके साथ ही करना शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए हमारे को जो रोजगार को लेकर देश के अंदर स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि सरकारी नौकरियां मात्र 2% है, अच्छी कारपोरेट नौकरियां 5.5%, टोटल मिलाकर 7.5%। 15 से 20% कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है जहां पर आपकी मंथली इनकम सैलरी वो 10,000 रुपए से भी कम है, ठीक है, जहां पर मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस तरह की नौकरी मिल जाए कि कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे काम करें। तो आपके लिए तो मात्र 7.5% नौकरियां हैं, और इन सबको भी मिला लें कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को तो टोटल मिलाकर 20-25%। बाकी का जो 70% रोजगार है वो आता कहां से, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे को चिंतन करना चाहिए। ये जो बाकी का 75% है इसका लगभग 50% वो आता है हमारा कृषि क्षेत्र से। प्लीज डोंट गो इनटू द एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर कुड बी समवेयर अराउंड 48%। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको फिगर्स दे रहा हूं, मोटे मोटे से फिगर्स दे रहा हूं। और बाकी का जो 50% है वो आता है आपका लघु उद्योग के क्षेत्र से या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। लघु उद्योग मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस,
MSME सेक्टर इसको बोलते हैं। तो अगर हमने रोजगार पाना है तो हमने अपने आप को इन स्थितियों के लिए तैयार करना है। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं जहां पे 50%, 60%, 80%, 90% तक सब्सिडी अवेलेबल है। कृषि क्षेत्र में किसान की इनकम बढ़े उसके लिए कुछ एक प्रयास किए जा रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वैल्यू एडिशन है आपकी क्रॉप्स के अंदर, जो आपका प्रोड्यूस है उसको हम सीधा बेचने की बजाय आलू बेचने की बजाय उसे चिप्स बनाकर बेचें, गेहूं बेचने की बजाय गेहूं में वैल्यू एडिशन करें एज फ्लोर और एज अदर प्रोडक्ट्स वी सेल देम इन द मार्केट, ताकि आपको प्राइस ज्यादा मिले, कैश क्रॉप्स की तरफ ज्यादा जाए। तो हमारे जो युवा साथी हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट आजकल फार्मिंग में भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे नतीजे उनको मिल रहे हैं। मतलब ये समझना कि कृषि क्षेत्र में इनकम कम है, ये अगर आप कन्वेंशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप मॉडर्न टेक्निक्स में अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न जो तरीके हो सकते हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत फायदे का सौदा साबित हो रही है। हमारी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए कि गांवों के अंदर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगे ताकि वो वैल्यू एडिशन हम कर पाए। कोऑपरेटिव्स की तरफ जाए हम। अमूल का एग्जांपल आपके सामने है कि कोऑपरेटिव बनी और किस तरह से उन्होंने गांवों के लोगों की लाइफ को चेंज किया। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव हो सकते हैं फार्मिंग के क्षेत्र में, बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा। इसी तरह से लघु उद्योग के क्षेत्र में अगर हमने अपनी इंडस्ट्री लगानी है, अगर हमने नौकरी लेनी है, तो हमारे को स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। स्किलिंग हर फील्ड में चाहिए, फार्मिंग में भी चाहिए, MSME में भी चाहिए, IT सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर भी स्किलिंग की जरूरत है। तो ये देखने में आया कि रोजगार देने का जो समाधान है वो है स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, कि हमारे युवा ये सोचें कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने उद्यमी बनना है। I will not be a job seeker, but I will be a job provider. So that kind of the feeling we should have. You should be confident enough. Numerous examples ऐसे हैं जहां पर 8-10 साल के बाद वो एंटरप्रेन्योर कोई 2-3 लाख रुपए की नौकरी नहीं, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश करी और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों को रोजगार देने वाले वो बने। तो एक बार जब आप सारा दिन फोन पर आप गूगल करते हैं तो एक बार इन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी आप लोग जानने का प्रयास करें कि हम किस तरह से दूसरों को रोजगार देने वाले बन सकते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस बात का हम सब लोग ध्यान रखेंगे। इसी में यह है कि हम सब लोग नौकरी करते हुए भी इन सब में अंदर सहयोग कर सकते हैं। वो सहयोग कैसे कर सकते हैं? जब हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च नेतृत्व ये बात करता है कि बी वोकल फॉर लोकल, तो उसके पीछे के मतलब को समझना चाहिए कि वो एक सिर्फ नारा या सेइंग नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैक्सिमम रोजगार हमारा MSME सेक्टर से आ रहा है, तो जब हम लोकल वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं की तरफ जाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को, जहां से मैक्सिमम रोजगार हमारे युवाओं को मिलता है, हम कृषि क्षेत्र को, MSME सेक्टर को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो आप लोग इस सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। आप क्वालिटी की चिंता मत करिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, लगभग 50-60% जो आप डेली यूज करते हैं, बहुत बेहतर क्वालिटी के आपके अपने देश में बने हुए उपलब्ध हैं। जहां उपलब्ध नहीं है, you can buy anything, but wherever it is going to be possible, we should try to buy our own products, the products made in our country. So indirectly we will be supporting our MSME sector and the farming sector. So this is how we can contribute, all of us, in the nation building. This is one way of supporting the nation. इसी में आजकल हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो अपॉर्चुनिटी है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, NEP 2020। अभी जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता रहा था, आपको बताना चाहूंगा कि NEP 2020 with its all provisions as desired in the document of University Grant Commission, Kurukshetra University became the first university in whole of the country to implement NEP in its UG programs of the campus। हमने कैंपस में पिछले साल इसको लगाया है UG प्रोग्राम्स के अंदर,
और इस साल हम हमारे जो 290 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी यूजी प्रोग्राम्स के अंदर इसको लगाने जा रहे हैं। एंड अगेन वी आर गोइंग टू टेक द लीड इन होल ऑफ द कंट्री इन इंप्लीमेंटिंग दिस एनईपी इन ऑल द एफिलिएटेड कॉलेजेस एज वेल। एनईपी में क्या चीज खास है? मल्टी डिसिप्लिनरी है। 3-4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं एनईपी को समझने के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि अपनी डिसिप्लिन के अलावा दूसरी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ेंगे। आपका एडमिशन आर्ट्स में हुआ है तो कुछ एक सब्जेक्ट्स आपको साइंस के भी पढ़ने को मिलेंगे। आप मैनेजमेंट के पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस आएंगी, मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। इट इज होलिस्टिक इन नेचर। होलिस्टिक के अंदर 3-4 कंपोनेंट्स हैं। कुछ एक कोर्सेज आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज रहेंगे, कंपल्सरी आप कुछ एक कोर्सेज पढ़ेंगे। सो स्किल एनहांसमेंट इज वन कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। सेकंड इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कोर्सेज। कुछ एक कोर्सेज आपके इस तरह से आएंगे जहां पर आपको संस्कारवान कैसे बने। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको चॉइस दी जाएगी, आप उन सब्जेक्ट्स को अपनी चॉइस के हिसाब से लेंगे। तीसरा आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज विल बी ऑफर्ड, स्पेशली द इंडियन लैंग्वेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम। कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्लास से बाहर निकल कम्युनिटी के साथ कैसे एंगेज करना है। आपके you are participating in NCC, you are participating in NSS, you are participating in music clubs, dramatics clubs. Everything is going to be accounted for. All these are going to be graduate courses. So compulsorily as a part of curriculum, this is structured in NEP. तो होलिस्टिक में ना केवल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, इसमें स्किलिंग है, इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट है और इसके अंदर इस तरह के एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। इसके स्ट्रक्चर में कुछ एक चीजें हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद छोड़ेंगे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद छोड़ेंगे डिग्री मिलेगी। देयर इज 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, फोर्थ ईयर के बाद छोड़ेंगे तो डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च मिलेगी। परंतु आप जब भी छोड़ेंगे कम से कम एक इंटर्नशिप आपके लिए कंपल्सरी है इंडस्ट्री के साथ करना। तो यानी कि आपकी स्किलिंग के साथ साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसे हो उसका भी ध्यान रखा गया एनडीपी के अंदर। जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे, जो भी आपकी एरिया से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है या आपके एरिया से जुड़ी हुई फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको काम करने का मौका दिया जाएगा और कंपल्सरी ये सबको करना होगा। इस तरह की सारी चेंजेस एनडीपी के माध्यम से आपको मिलती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम हमने लगाई, शुरू में जिन स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिला, क्योंकि लगाने में कुछ एक नई चीज लगाते हैं तो कुछ एक डिफिकल्टीज रहती हैं, तो दे वर ऑल ओपोजिंग, बट विद इन अ मंथ और 2 वो दे ऑल गॉट सेटिस्फाइड। नॉट ओनली दे गॉट सेटिस्फाइड, ऑल द सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, they started saying that please shift we people also into this NEP system. So that is the kind of impact the NEP is going to have. It is going to be, rest assured, it is going to be game changer for the youth of our country. और हमारा जो हम बोलते हैं कि यूथ हमारी ताकत है, वाकई ही NEP के थ्रू कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि पूरा यूथ एक ताकत की तरह उभर कर हमारे सामने होगा। और जो उद्देश्य हमारा ये है, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत, ये सपना डेफिनेटली अवश्य ही साकार होगा। तो बहुत ज्यादा बात ना कहता हुआ, क्योंकि ये सब चीजें हमारे डिग्निटरीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो किस तरह से हम अपने देश के लिए इस तरह का जज्बा रखें कि हमेशा मैं ये फीलिंग से काम करूंगा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, rather than always asking for कि मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया, मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया। Always feel proud of whatever you have. We should feel proud of our family, parents, our university and our nation. That should be the kind of feeling. So thank you very much. जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी के साथ जिस पल का हमें इंतजार था कि हम आज के हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, कीनोट प्रोफाउंडेड डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर, रिस्पेक्टेड वाइस एडमिरल रमन पुरी जी के शब्द हम सुने और हम अपने आप को भी मोटिवेट करें कि हम यहाँ बैठकर हमारे नेशन के लिए क्या कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल वाइस एडमिरल रमन पुरी जी, प्लीज कम ओवर दिस स्टेज
and handle it. Thank you. Vice Chancellor ji, Mr. Somnath Sachdeva ji, Mrs. Shushmita ji, dignitaries on the dais and off the dais, and most important, dear children. It's indeed a pleasure for me to come and talk to young people always. भाई मैं नेवी में रहा, वहाँ यूजी ज़्यादा चलती थी, so I may not be able to express myself well enough. Although I would love to have done that, but that was the education system when we were growing up. मैं आज आपसे बात करूँगा नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और मैं इसमें ज़्यादा बताऊँगा कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं. What is national security? We all talk कि राष्ट्रीय सुरक्षा and all that. इसका मतलब क्या है? आप कोई बताएगा मुझे कि what do you think is national security? By and large, anyway, I'll go across. By and large, most of us think that national security is something to deal with कि हमारे borders ठीक रहें, हमारी internal security ठीक रहे. Well, that is yes part of national security. But national security is a much wider term today. National security के लिए you require a whole of nation effort. It is not just the armed forces or any particular department which is important, or the foreign service is important. Every asset of the nation will be utilized, ensuring our national security, which ultimately is that we must remain a sovereign nation. And today the world is such that everyone is for himself. हम कहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नेंस हो गई है, ये हो गया, वो हो गया. यूनाइटेड नेशन में अगर जो आप डिबेट सुनेंगे, इट इज ऑल अबाउट नेशन सेल्फ इंटरेस्ट. आज आप किसी का साथ दे रहे हैं, कल किसी का साथ दे रहे हैं, और दोनों ही जस्टिफाई कर दोगे. बीच में बात क्या है? मेरा सेल्फ इंटरेस्ट. बात क्या की जाएगी? वी आर कमिंग टू हेल्प यू, वी आर कमिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी, गॉड नोज व्हाट. But at the end of it, it is your promotion of your self-interest. Whether it be a strategic interest, economic interest, or any other interest that you have, your cultural interests. You are basically promoting all those national self-interests. And world governance is like what, जैसे जंगल में होता है ना. It is, they say that governance of the world is worse than the worst governed country in the world. वो शायद टिम्बकटू वगैरह में होगी कहीं, पर वर्ल्ड गवर्नेंस उससे भी. And this is something that we have to understand, that how do we recognize in this world of social media, God knows, all that is going on. Are we being taken away from our national interest and something else is being put into us? It is happening day and night today. So, but at the end of the day, practitioners of national interest, practitioners of national security, जो कि leadership में होते हैं, you see Prime Minister's organization, National Security Advisory Board, the armed forces, ministries में, whether it's an economic, all of them have a contribution to make towards national security. And practitioners of national security normally use these, what they call, tools. And what are the tools? Of course, you got the strategic tools, जिसमें हम बैठे हुए हैं आपके सामने. But you got also diplomatic tools to work with. You got informational tools to work with, technological tools to work with, and you have got, should I say, economic and cultural tools to work with. And lately,
the number of tools have increased. I don't know if is there any law faculty here? Yes. Yeah. So there is a new tool which has come, which is called lawfare. It's not just warfare, it is also lawfare. It contributes to warfare. Lawfare में क्या है? How do I interpret international rules or your own country's rules to my advantage? Much of it you will see happening in the judiciary today. Not everything is being done genuinely. वो कोई किसी बात पे पहुंच जाता है, but who is behind it? You have to understand. ये जो बात हो रही है, ये मेरे अपने इंटरेस्ट के लिए हो रही है कि किसी और के इंटरेस्ट के लिए हो रही है. So self-interest promotion is the name of the game today. And in this, I will first try to see how leadership is about the most important thing in this from of your self-interest. If your leadership at any level, कहीं भी चले जाइए, you would have found that you were in an institution which had a very good leader. वो institution अपने आप progress करती है. It doesn't happen only at the national level. But at the national level, the decisions that leadership takes are, they can have what I call strategic effects. What are strategic effects? Things that if you do a mistake there, your nation will suffer maybe for decades together. Sometimes, and to correct them may require a lot of blood, may require a lot of other resources of the nation to do so. Let me come down to one. If our leadership at the time of independence after when we had this Kashmir problem, didn't go to the United Nations, we would have had no Kashmir problem today. जरूरत क्या थी? The armed forces had done very well. We were winning. We could have been in Lahore in a little while. But हम यूनाइटेड नेशन में चले गए और उसकी आज तक हो रही है लड़ाई. उसके बाद कहीं कुछ हो गया पर still remains disputed. हम कहते हैं नहीं disputed, लोग कहते वो दूसरा बंदा कहता है disputed. तो जिसका इंटरेस्ट वर्ल्ड में ये कहने का है कि दिस इज डिस्प्यूटेड, वो कहेगा कि वो ठीक है. और जिसका इंटरेस्ट है वर्ल्ड में कि ये हमारे इंटरेस्ट में है कि ये डिस्प्यूट खत्म हो, तो वो हम हमारा साथ दे दे. सो एट वन टाइम रशिया वाज ऑल बिहाइंड अस. आज शायद उतना नहीं है. सो ये चीजें बदलती रहती हैं एंड द नेशन सफर्स. It doesn't suffer for 1 year, 2 years, 3 years. It can be for decades. And just see how many wars we have fought, how many soldiers we have lost, how much economic damage that has done to us. Next you can come to 1965 war. Jalla Sahab will tell you the importance of Haji Pir Pass, which we took. It took a lot of blood to take that Haji Pir Pass. We won that war. But I don't know if he totally won the war. We returned Haji Pir to them. And so today is again a thorn in our foot. Up to 71. I think we won the war brilliantly. I don't think there is a nation which has been able to do that sort of an operation and complete it in 16 days with all the international pressures that we had on our head. With the same US जिसके साथ हम आज क्वाड कर रहे हैं, उस टाइम तो क्वाड की बात भी ना होती. We had their aircraft carrier in our waters, but again, where did we lose? That was the time to sort out all our problems with our neighbor. Our pass, what the armed forces had done, we had taken 93,000 prisoners of war in a war which just lasted 16 days. That is what we achieved. I must say it was a brilliant. Diplomatic support was brilliant. The armed forces fought brilliantly. I was a participant of that war. I was there. I was a young officer, only
as lieutenant, I was the operations officer of the ship which was commanding that group which went into Karachi on 4th, 5th night. That night, I think we started the operation at about 11 o'clock. By 2 o'clock, by 1 o'clock, we had sunk 3 ships और हम वापस आ रहे थे. That night, something like 1,000 bodies must have gone in the water. So that makes you very sober also. Okay, war is a very serious game. It is not some child's play. So, the national leadership has to ensure that the nation's strategic interests are not lost. We had 93,000 prisoners. वापस करने की क्या जरूरत थी अगर जो हमको वो कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते. मेरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कई मेरे पीपल who were of my vintage, who had positions at that time, वो बताते हैं कि मिस्टर भुट्टो literally fell on इंदिरा गांधी's feet कि भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं तो जाके पाकिस्तान में मुंह नहीं दिखा सकूंगा. Otherwise, foreign officer gave him a very good brief कि ये करना है जी. But they are again. So next point, in strategic affairs, there is no scope for emotions. There is just no scope for emotions. You have to be tuned to your national interest. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि मैंने इनका मजबूर कर दिया कि ये लोटा लेके घूमेंगे और आज लोटा लेके घूम रहे हैं. That is what you want. ये नहीं कि भाई वो भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, वो ये कर ले. It's already, somebody wants to come and get operated here, we will operate it. But when it comes to a national issue, then national interest first. Then we will think of everything else. और उसके लिए मैं यही कह रहा था कि leadership is about the most important factor. At the national level, you must have good leaders. At the state level, there are issues which can turn into national security issues. Which can put. So when I say कि भाई मेरे पास कोई आता है जी वोट दे दो, मैं कहता हूँ मेरे को ये नहीं बताओ मेरे लिए क्या करोगे, मेरे को बताओ मेरे बच्चों के लिए क्या करेगा तुम. What will you do for my future generation? Then I will talk to you. उसके लिए आधों के पास जवाब नहीं होगा. वो आपको बोलेगा आज मैं आपको बिजली फ्री दे दूंगा, कल पानी फ्री दे दूंगा, कल ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. उससे मेरे बच्चों को कोई फायदा होगा? मेरी जनरेशन्स को कोई फायदा होगा? कोई देश को फायदा होगा उससे? हाँ, मेरे को 500 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, मेरी पेंशन बढ़ जाएगी. उससे अगर जो 15 साल के बाद हमारी हालत होगी श्रीलंका वाली, तो उसका क्या फायदा होगा? ये भी लीडरशिप एट एवरी लेवल इज इम्पोर्टेंट, बट स्ट्रेटेजिक एंड सॉवरेनिटी इश्यूज योर. नाउ लेट मी कम डाउन टू, तो मैं मिलिट्री की बात कर रहा था. लेट मी गो टू इकोनॉमिक्स. इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो यू कैन मेक स्ट्रेटेजिक एरर्स. लुक एट इट. In about 2004-05, this nation produced 50% of the electronic components that it required for its consumption in the country. हम कैपेसिटर्स बनाते थे, resistors भी बनाते थे, हम ये connectors भी बनाते थे. I mean, they are not very high-tech items, but we were making all these. We were also making diodes of very high quality. हमने क्या किया WTO में? God knows whose pressures, क्यों किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता. पर हमने क्या किया? हमने कहा जी, we will give FDI 74% FDI. वो FDI का जमाना था in telecom sector. FDI in many other sector, please give, but not those sectors which will work in the sinews of your nation. उसका रिजल्ट क्या हुआ? यार इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज नॉट देयर टुडे. आज हम कैपेसिटर भी इंपोर्ट करते हैं, कनेक्टर भी इंपोर्ट करते हैं. अभी सिंपल थिंग्स यू आर इंपोर्टिंग.
So many industries have gone wiped off the shelf. So you can, economy and technology ये समझने की बात है. You can't have anybody and everybody taking decisions over here. And it is always done on the advice of somebody. And there where I say, some professionals are advising somebody. वो कहते हैं कि professional बनना है ना. If you want to have money in your life, please become a good businessman. There's nothing, that is his objective. He should. But ethically, वो भी करना. If you want power, तो एक politician बन जाओ. But if you want to serve and you want to be a professional, then सर्विस प्रोफेशनल का धर्म है कि वो सर्विस करता है. That's why we call it armed services. We are services. A doctor provides service. पर वो भी अगर जो बिजनेस खोल देगा तो then he is a businessman. Society won't respect him. So what the professional gets for a service is izzat. तो यदि तो आपको इज्जत चाहिए तो जरूर प्रोफेशनल बनिए, but then keep to the ethical compass of a professional. Not what is the ethics of a lawyer? That he assists justice. हमें आपके वो बताते होंगे. You take an oath of assisting justice. But if you become a money making machine तो फिर क्या फायदा होगा? So I say कि whether it is economics में भी वही हो सकता है. WTO is no World Trade Organization is for the powerful nations to open your market to them. That was the aim of WTO. Globalization. आज globalization का मेरे ख्याल में लफ्ज़ ही भूल गए हैं. Do you hear about globalization today? Nobody talks about globalization. Because अब उसी नेशन का दूसरों ने उसकी मार्केट कैप्चर करनी शुरू कर दी है, तो कहते हैं नहीं ग्लोबलाइजेशन अब ठीक नहीं है. So these things will change according to the nation's interest. Please know your own interests. And उसमें भी I personally, I was chief of integrated defense staff at those days. From the armed forces side, we opposed this going and doing this 74% FDI in telecom because we said our telecom industry will die, our electronic industry will die, and we will have no cyber security. लिख के पकड़ा दिया. But फिर भी, what reasons this decision, I can't go into details, although I know them. But fact is you have to be very careful when you choose your leaders everywhere, amongst your own community, wherever you go. Make sure that if you are a leader, be a leader. Understand what are your duties towards those whom you are leading. You have only duties. Unfortunately, in this business of liberal democracy, duties are forgotten. Rights ही rights है सबके. सबके rights हैं. Anyway, I'll come to that separately. But that is another irritant in our whole thing. Then I would like to come to especially this information. We had information warfare. This term came out, first time it used to be electronic warfare. Then it has now become information warfare. अब information warfare has started becoming space warfare, cyber warfare. So there are n number of combinations that go to make a nation's strength when it is trying to, and this sort of warfare is fought 24 hours of the day for 365 days in the year. साइबर में तो आप लोग देखते ही होंगे, कोई आपका हैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ा देते हैं लोग, और उसमें
And this is where we want, that we will have no cyber security. If you put Chinese components in all your tech because they are the cheapest today, तो फिर होगा क्या आपका? So that's where ये आपका देश है भाई, हमारा टाइम हो गया. Think about it, that you will alter these situations, and they are alterable. Only we need self-confidence and self-respect in ourselves. I believe our youth are the best brains in the world, but our brains are used to do things for the rest of the world. You take all your जितने बड़े-बड़े आपके वो बने हुए हैं क्या MNCs ने या रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, कई कुछ कर रहे हैं. Yes, they give you a good package, but believe me, what package we give you, वो 10 गुना हमारे से ले लेते हैं यहाँ से यहाँ पर. So I am not saying that you don't take because you can't be jobless, but fact is, be a startup. What your Vice Chancellor was saying, be a startup. Innovate in that startup. And go for making your own products and be unicorns. You will serve the nation and you will serve its security also. Do that. So I encourage people to be startups rather than international coolies. But I don't say don't go there because the jobs ये आजकल वहाँ पे हैं, but that must change. There are a number of unicorns that have come up in this country, but I would like to have technology unicorns, which is where you are here. You have to produce those technology unicorns. People who will fight Google and who will fight Microsoft. And that's also a war. When you get to that stage, I mean, I have in my career found that in a particular tender that we issued, Cisco said we will do it free of cost. ये कभी ये freedom में मत आना. So free of cost only means मैं तुम्हारी इंडस्ट्री को मार दूंगा. Because हमारी इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं है. They have got very deep pockets. So इन deep pockets से बचने के लिए यही है कि मेरा एक देश का इंटरेस्ट ये है, मैं तो ये करूंगा, तुम्हारे पास नहीं आता. I had to finally get that tender, work through the bureaucracy to say कि make that tender in such a wording that system will not bid. That's the only way I got through. So I knew what his game is. So there is a warfare against your developing your technology also. That's all going on. So there we require, now there you would have seen so much, oh Tejas आ रहा था, बहुत delay हो गया, ये हो गया. People don't understand. And as students you should, okay, what it takes to develop complex technology. How things move from fundamental work to a proof of concept, from proof of concept to technology, from technology to a prototype, then hundreds of trials before it becomes a product for the armed forces. This process, when F-16 was first made, it took 25 years. Tejas बनाया उतने ही साल लगे. But just imagine the bloody propaganda that was going on in your papers. I don't think many of you would have seen it. Those of us who have seen this propaganda, the basic idea was to kill this project. एक एक्सीडेंट हो जाता तो ये प्रोजेक्ट मर जाता. जहाँ हालांकि when F-16 were there, I don't know, I think they lost 6 or 8 prototypes. We have flown this aircraft for more than 6,000 hours today without a single accident. There may have been minor incident, वो तो होते रहते हैं, but there was no accident. पर यहाँ पे एक भी accident हो जाए, ओ मर गए जी, बंद कर दो इस प्रोजेक्ट.